नमस्कार। योग युज धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जोड़ना। अलंकारिक रूप से इसे परमात्मा के निकट जाने से देखा जा सकता है। इसका कारण यह है कि योग करने से आत्मा के ऊपर के सभी आवरण हट जाते हैं, जिससे स्व आत्मा का साक्षात्कार होता है एवं परमात्मा को समझने में सहायता होती है। योग में दक्षता प्राप्त करने के बाद योगी अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सकता है एवं सभी इंद्रियों का संपूर्ण व अतुलनीय प्रयोग करने में सक्षम हो जाता है। जो योग में दक्षता हासिल कर लेते हैं उन्हें योगी कहा जाता है एवं जो सीखते हैं उन्हें योगाभ्यासी कहा जाता है। योग के विद्वान पतंजलि मुनि ने योग दर्शन के अध्याय 1 सूत्र 2 में कहा, योगस चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना यही योग है। चित्त का अर्थ होता है चेतना एवं वृत्ति का अर्थ होता है जहाँ आपकी चेतना टिकी हो या स्थिर हो। आपने कई बार सुना होगा कि कुछ व्यक्ति कहते हैं कि उनके मस्तिष्क में कुछ कुछ चलते ही रहता है। तो सरल भाषा में यदि कहें तो वो कुछ कुछ का चलना रुक जाना यही योग है। सामान्यतः जब हम स्वयं को देखते हैं तो हमें लगता है हम शरीर हैं, पर वास्तविकता यह है कि हम आत्मा हैं। योग इसी में सहायता करता है कि व्यक्ति को उसके मूल तत्व अर्थात आत्मा को समझाए। वृत्ति 5 प्रकार की होती है। एक जो योग में सहायक होती है, दूसरी जो योग में बाधक होती है। चूंकि हमें सभी वृत्तियों को हटाना है तो सर्वप्रथम सहायक वृत्तियों के द्वारा जो बाधक वृत्तियां होती हैं उन्हें हटाएंगे एवं अंत में सहायक वृत्ति को भी हटाएंगे। पहला है प्रमाण वृत्ति। इसके कुल 3 भेद हैं। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, अर्थात बिना किसी व्यवधान के किसी वस्तु को बुद्धि, मन व इंद्रियों से जानना। दूसरा है अनुमान प्रमाण, अर्थात किसी के प्रत्यक्ष भाग को देखकर उसके अप्रत्यक्ष भाग के होने की युक्ति निकालना या अनुमान लगाना। जैसे कि धुएं को देखकर आग की युक्ति निकालना, बाढ़ को देखकर यह सोचना कि कहीं दूर अच्छी बारिश हुई होगी। तीसरा है आगम प्रमाण। वेद आदि शास्त्र, महापुरुषों के लेख इत्यादि को आगम प्रमाण कहते हैं। दूसरी वृत्ति है विपर्यय। किसी वस्तु को जो वो मूल तत्व है उसे ना समझकर कुछ और ही समझ बैठना, जैसे कि पीतल को स्वर्ण समझना। विपरीत के कारण इसे विपर्यय कहा जाता है। तीसरी वृत्ति है विकल्प, अर्थात केवल शब्द के आधार पर ही जो नहीं है उसकी कल्पना कर लेना। उदाहरण के लिए कोई यह कहे कि एक ऐसा स्थान है जहाँ पेड़ से फल गिरते हैं और वापस उसी स्थान पर चिपक जाते हैं। तो यदि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास इसी प्रकार किया जाए तो इसे कहते हैं विकल्प। अगली वृत्ति है निद्रा। वह स्थिति जहाँ किसी विषय का ज्ञान न रहे, सामान्य अर्थ में सो जाना। अंतिम वृत्ति है स्मृति। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प और निद्रा के द्वारा जो अनुभव व्यक्ति के मन में बस जाते हैं उसे स्मृति कहते हैं। इन 5 वृत्तियों में जो योग में सहायक हों तो इन्हें अक्लिष्ट वृत्ति कहा जाता है एवं जो योग में बाधक हों इन्हें क्लिष्ट वृत्ति कहा जाता है। योग बहुत ही गहरा विषय है। इसे प्रयोग में लाने से पूर्व इसके मर्म को समझना होगा। कुछ लोग यह सोचते हैं कि जब सभी वृत्तियों को हटा दें, जीवन में सभी पदार्थों से आसक्ति को हटा लें या वैराग्य ले आएं, तो ऐसे में तो जीवन नीरस हो जाएगी। तो योग का क्या औचित्य जब ये जीवन में नीरसता लाए। ऐसे विचार मात्र तब तक आते हैं जब तक हम योग को नहीं जानते। आप स्वयं विचारें कि कैसा हो जब आप पर सर्दी, गर्मी इत्यादि मौसम का कोई प्रभाव न पड़े। ऐसे समय के बारे में विचार करें जब आप अपनी सभी इंद्रियों पर संपूर्ण नियंत्रण पालें, उसका ऐसा प्रयोग कर सकें जिसकी सामान्य व्यक्ति कल्पना तक ना कर सके। यह मात्र योग के पूर्ण हो जाने के बाद ही संभव है। जो स्वभाव से ही चंचल है, ऐसे मन को एक ध्येय पर स्थित करने के लिए बारंबार चेष्टा करना यह अभ्यास कहलाता है। अतः अभ्यास से योग, योग से वैराग्य, वैराग्य से स्वयं का वास्तविक ज्ञान एवं स्वयं के वास्तविक ज्ञान से परम ज्ञान को जाना जा सकता है। नमस्कार।